नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदिनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी। भारत क्या है? सिर्फ एक भूगोलिक इकाई या विचार जो सदियों से लगातार विकसित हो रहा है? कुछ ऐसे ही सवालों से गुजर रही थी जब मेरे हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था वह भारत जो हमारा सपना है। भारत के इतिहास संस्कृति पर लिखी किसी अन्य किताब से अलग ये पुस्तक मुझे भारत की एक गहन दार्शनिक व्याख्या करती लगी। इस बीच हमारे देश में काफी कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के विचार को लेकर फिर से बहस छेड़ी। देश ने 22 जनवरी 2024 को धर्म सत्ता और राजसत्ता की दूरियों को मिटते देखा। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना इस पुस्तक के लेखक से बातचीत करके भारत के वैचारिक सूत्र को पकड़ने की कोशिश की जाए। इसलिए मैंने लेखक, कवि और वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आपने अपनी किताब वह भारत जो हमारा सपना है की प्रस्तावना के पहले पैरे में लिखा है कि हाँ, देश स्वतंत्रता आंदोलन को ऐसे भूल गया जैसे ये प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री की कोई स्मृति हो। आखिर ये जी। देश अपने सबसे महान संघर्ष को क्यों भूल गया? इस देश का आमजन उन आदर्शों से क्यों नहीं जुड़ पा रहा जो हमारे महान स्वतंत्रता संघर्ष में विकसित हुए थे? हाँ, ऐतिहासिक कारण तो बहुत लंबे चौड़े हो सकते हैं और उसकी बड़ी व्याख्या की जरूरत है। जी, लेकिन अगर उसको हम ठीक-ठीक से मतलब बहुत मोटी बातें करना चाहें उस बारे में, तो बेसिकली बात ये है कि जो भारत बड़ा देश है, जटिल देश है और भारत में किसी भी तरह का आंदोलन या नेतृत्व जो था, वो किसी एक खास वर्ग के हाथ में था, है ना? जी, और वो वर्ग जैसे मध्य वर्ग था, है ना? और भारत का मध्य वर्ग कैसा है उसके स्वरूप के बारे में तो अब अलग से चर्चा की जा सकती है। तो मध्य वर्ग बहुत छोटा सा था आजादी की लड़ाई के दौरान जी, और उसकी भी सीमाएं थीं। वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता था किसी विचार को या किसी परिवर्तन को लेकर के। तो राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा इस वर्ग की सोच नहीं थी। इस वर्ग के नेताओं की गांधी, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस इनकी कुछ नेताओं की सोच थी ऐसी, जी। लेकिन नेताओं में भी कुछ की ही सोच थी। अधिकांश नेताओं की भी सोच ऐसी नहीं थी कि राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा होने चाहिए। यानी और नेहरू गांधी के साथ ही उनके सपनों का मतलब भारत भी बदलना हाँ, शुरू हो हाँ, गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चूंकि जो मध्य वर्ग था और उसमें उसका जो नेतृत्व था, उसकी राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा बड़ी सोच नहीं थी और इसलिए उस दिशा में काम भी नहीं हो सका। और जी, नेहरू के युग तक तो थोड़ा बहुत हुआ संस्कृति, साहित्य, विचार आदि के क्षेत्रों में, ताकि इस तरह का एक विचार समाज में समता, समानता, लोकतंत्र के पर आधारित संस्थाएं बन सकें और इस पर निर्भर एक समाज बन सके। धीरे धीरे वो कमजोर होता गया और अब स्थिति यह है कि जो छोटा सा मध्य वर्ग था, जिसके आदर्श पहले ही बहुत सतही और खोखले थे जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भी, जी, तो वो अब बहुत बड़ा मध्य वर्ग है, 40 करोड़ के आसपास का है और वो पूरी तरह से एक उपभोक्ता वर्ग में तब्दील हो चुका है, जिसकी लालसाएं, लोभ बहुत बड़े हैं। हम्म, देश की वर्तमान सारी समस्याओं की जड़ इस उपभोक्ता वर्ग के भीतर ही है, जिसका किसी तरह का कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है, जिसका कोई आदर्श नहीं है। जी। जी सर, इसके साथ ही मैं अगला सवाल करूंगी सेकुलरिज्म हाँ, की हाँ, कि हाँ, 22 जनवरी 2024 को भारतीय राज्य ने एक तरह से ये घोषित तौर पर सेकुलरिज्म शब्द को विदा कर दिया। बहुत से सर ये सवाल लोग उठाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता दरअसल एक पश्चिम से आया सिद्धांत था, ये भारतीय विचार था ही नहीं। मैं हाँ। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत में सेकुलर विचार वजूद में कैसे आया? अगर ये पश्चिम का था तो भारतीय अर्थ और संदर्भ किसने दिए? क्यों ये विचार इतना बड़ा हो गया कि हमारी आजादी की लड़ाई के अधिकांश राष्ट्र नायकों ने इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता मान लिया था? हाँ, नहीं, भारत में अगर पुराने साहित्य को इतिहास में जाएंगे तो हर तरह के विचार मिलते हैं, तो किसी न किसी रूप में मिलते हैं। तो उन विचारों का मिलना
गणतंत्र का, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का या विज्ञान का आप 2000, 3000, 4000 साल पुराने साहित्य में अगर ढूंढें तो उनके विचारों या उनसे मिलते जुलते शब्द मिलेंगे, वो एक अलग बात है। मूल बात यह है कि एक राष्ट्र के संस्थाएं जो हैं वो उन विचारों पर आधारित हैं या नहीं है। तो जी। भारत में लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता इन विचारों पर आधारित संस्थाएं नहीं थी और ये हम्म। संस्थाएं बनाना आजादी के आंदोलन का एक मुख्य लक्ष्य था आजादी के बाद। और वो बनाना शुरू भी किया गया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नेहरू जी के बाद उन संस्थाओं का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। तो धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है, ये कहना कि पश्चिमी विचार है, ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि अगर आप पूरा भक्तिकाल का साहित्य देखेंगे तो विचार के रूप में तो वहाँ उस धर्मनिरपेक्षता से भी आगे की जी सोच जी। मौजूद है हम्म। ना। भक्तिकाल का सारा साहित्य, तो अब ऐसे तो सारे विचार मनुष्य की बराबरी का विचार, राष्ट्र का विचार सारे पश्चिमी हैं। तो ये जो तरीका है कि ये अमुक विचार पश्चिमी है, विदेशी है, अमुक विचार भारतीय है, ये सच्चाई को बहुत कमतर करके देखने वाली बात है। ऐसे तो अगर फिर विचार ही क्यों, फिर हमारा सारा जीवन ही पश्चिमी आविष्कारों पर टिका हुआ है। तो धर्मनिरपेक्षता का विचार जो है वो कहीं से पश्चिमी विचार नहीं है। हाँ, धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं का निर्माण पश्चिमी विचार है और बिल्कुल वो अगर पश्चिमी विचार भी सही है तो हमें अपनाना चाहिए जी और इस चीज में हम असफल रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर, आप 22 जनवरी के बाद अब भारत का भविष्य क्या देखते हैं आप? यहाँ दोबारा सेकुलरिज्म, एकता वाली बात आएगी या ऐसे ही देश बटा रहेगा? नहीं, इस चीज को इस रूप में रीड करना कि देश 22 जनवरी को बट गया है ना, ये बहुत जल्दबाजी होगी और बहुत ज्यादा निराशावादी सोच होगी। 22 जनवरी को जो हुआ है वो उससे कुछ अलग नहीं हुआ है जो पिछले कई सालों से हो रहा था। वो वोट के ध्रुवीकरण है ना। तो वोट का ध्रुवीकरण एक चीज है, देश का बंट जाना अलग चीज है ना। हालांकि दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। तो वोट के लिए देश का ध्रुवीकरण हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन देश का बंटना इतना आसान नहीं है और इतिहास में भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं जो आगे प्रकट होंगी। और लोकतंत्र खत्म नहीं हो गया है, लोकतंत्र को जो कोशिशें हैं उस ओर हैं, लेकिन जो भारत का आर्थिक यथार्थ है वो अभी सतह पर आएगा धीरे धीरे और ऐसी चीजों को बनने में, रूप लेने में समय लगता है। तो मुझे लगता है कि 2024 में यह वोटों का ध्रुवीकरण काफी काम करेगा, लेकिन 2029 तक इस ध्रुवीकरण के काम करने की संभावना कम है। असली मतलब हमें विडंबना वो उम्मीद नहीं के है। साथ आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन इस उम्मीद में समस्याएं हैं। समस्या यह है कि मूल समस्या यह नहीं है कि 22 जनवरी को क्या हुआ या वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जनता का ध्रुवीकरण हो रहा है। मूल समस्या ये है, जैसा कि मैंने कहा, कि भारतीय जनता में, भारतीय समाज में किसी तरह की जागृति नहीं है। किसी तरह का वो एक नए समाज को बनाने का सपना जो फिर भी 10-15 साल पहले तक सीमित ही सही जीवित रहता था, वो खत्म होता गया है। जी और अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां, बुद्धिजीवी लोग, विचारक इस भाजपा का, आरएसएस का, 22 जनवरी का और जनता के ध्रुवीकरण का विरोध कर रहे हैं, वो चुनावी गणित से अधिक सोच नहीं पाते, प्रचार से अधिक सोच नहीं पाते। वो जी आरएसएस का, भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब दुष्प्रचार से देना चाहते हैं। तो जो मूल चीज है वो ये कि भारतीय जनता में समता, स्वतंत्रता, लोकप्रियता और धर्मनिरपेक्षता के प्रति जागृति नहीं है और यह एक दिन में नहीं पैदा हो सकती। और ऐसा करने का दावा करने वाले लोग भी यह काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम एक दिन में नहीं होने वाला है। तो असली समस्या 22 जनवरी नहीं है, असली समस्या वे लोग हैं, वे राजनीतिक दल, वे पार्टियां, वे विचारक, वे बुद्धिजीवी जो एक दीर्घकालीन लड़ाई को लड़ने का की रणनीति नहीं रखते, विचार नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते, उसके लिए काम नहीं करते। वो फौरन किसी चुनाव में उसका परिणाम पा लेना चाहते हैं, जो कि पिछले चुनाव में भी नहीं मिला है, राज्यों के चुनाव में भी नहीं मिला है और 2024 के चुनाव में भी नहीं मिलेगा। मूल समस्या यहाँ पर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमसे बात इसमें करने के लिए और इसमें आप समय एक देने अंतिम के बात लिए। जोड़ लीजिए। जी, इसमें जी। अंतिम बात यह नहीं है कि प्रतिपक्ष नहीं है या कमजोर है। अंतिम बात है कि प्रतिपक्ष का वैचारिक धरातल ठीक नहीं है। इस जी। कारण से वो कमजोर और गैर असरदायक है। जी सर, मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूँगी हाँ, कि जैसे दक्षिण पंथ आरएसएस की बात कर लें, वहाँ की शाखाओं में सुबह 6 बजे से ही ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, वैसी जी हाँ। वैचारिक ट्रेनिंग हमारे इधर नहीं है ना? सेक्युलर सोच को लेकर या जी, जी, बिल्कुल, सांझे बिल्कुल। कल्चर को लेकर हम लोग कोई सोच नहीं हाँ, दे पा रहे हैं अपने लोगों को। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और जी, ये 1 साल से नहीं, लगभग 100 साल से हो रहा है। जी, तो जो भी अगर भाजपा और आरएसएस की जो भी सफलता है, वो पिछले 100 वर्षों के उस लक्ष्य के लिए एक नहीं, हजारों तरह के किए गए योजनाबद्ध कामों का परिणाम है वो। है ना? जी, तो तो ये चीज़ जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुख्य फ़र्क यही है कि प्रतिपक्ष भी सिर्फ सत्ता चाहता है और उससे जुड़े तमाम तरह के बुद्धिजीवी, वैचारिक लोग उसी तरह से उन संस्थानों पर फिर से काबिज हो जाना चाहते हैं, जो जैसा कि कांग्रेस के समय में वो पहले थे। वो खुद बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं, इन बड़े लक्ष्यों के लिए उनका जीवन और उनके काम उस दिशा में है नहीं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं